नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मस्त स्वस्थ और व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज़ देख रहे थे उसमें आज हमारा जो है वो मे बी लास्ट लेक्चर है। आज जो पिछले कल की क्लास जो थी हमारी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है उससे रिलेटेड कल मैंने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर को। तो यहाँ तक हमने देखा था कि तोंगे एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, वो म्यांमार में प्रैक्टिस की जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजनिंग का है कि अ प्लांट हैविंग नाइट्रोजन डिफिशियंसी। दोस्तों, एक ऐसा प्लांट जिसमें नाइट्रोजन की कमी होगी तो उसका ग्रोथ, चूँकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का सोर्स होता है और साथ में ट्री के सेल और टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। तो जिस प्लांट में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है उसका ग्रोथ स्टंटेड होता है, मतलब छोटा ग्रोथ होता है। और उसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां किस कलर की हो जाती हैं? ग्रीनिश येलो कलर की होने लगती हैं। तो ये सही है। N2 क्या कह रहा है? N2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन लीफ ग्रोथ, क्योंकि N2 नाइट्रोजन जो है वो हरी पत्तियों की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों करेक्ट है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद है बायो फर्टिलाइज़र। दोस्तों, बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वे फर्टिलाइज़र होते हैं जो जिनका सोर्स जो होता है वो बायो यानी लाइफ होता है। जैसे कुछ ट्री होते हैं, कुछ घास फूस होते हैं, उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है क्योंकि उनके पास नाइट्रोजन और दूसरे मिनरल्स का सोर्स होता है। तो बायो फर्टिलाइज़र, कुछ बायो फर्टिलाइज़र के नाम हैं जैसे नोस्टॉक, या जिसको एनाबेनिया भी कहते हैं। आपने जो नदी के किनारे काई जमी होती है उससे आप रिलेट कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर लेक में भी जो काई होती है उसी को नोस्टॉक कहते हैं साइंटिफिक नाम में। तो नोस्टॉक या एनाबेना, अजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम, ये सब बायो फर्टिलाइज़र के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, जो अजोला होता है या एनाबेना होता है, ये बायो फर्टिलाइज़र किस क्रॉप के लिए अप्लीकेबल होता है? तो अजोला एनाबेना बायो फर्टिलाइज़र राइस के लिए यूज होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, नील हरित शैवाल, ये भी राइस के लिए बायो फर्टिलाइज़र यूज होता है। और जो एस्परजिलस बायो फर्टिलाइज़र होता है ये मिलेट या शुगर के लिए होता है। ठीक है। अजोटोबैक्टर जो होता है, अजोटोबैक्टर जो होता है वीट एंड मेज के लिए होता है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा बायो फर्टिलाइज़र किस क्रॉप में यूज किया जाता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ब्लू ग्रीन एल्गी किसके लिए यूज होता है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है या जो अजोला होता है ये राइस के लिए यूज होता है, राइस में फर्टिलाइज़र का काम करता है। अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है? दोस्तों, अल्फ़ा जो है, हमने जो टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़ा था स्टेपी वाले रीजन में, तो वहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा नाम का एक न्यूट्रिशियस ग्रास भी मिलता है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा इज अ न्यूट्रिशियस काइंड ऑफ ग्रास, एशिया में जो मिलता है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि देयर इज़ नो टी प्लांटेशन इन एनी अफ्रीकन कंट्री। कह रहा है कि किसी भी अफ्रीकन कंट्री में कोई भी टी प्लांटेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि केन्या जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ टी का। तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो केन्या, तंजानिया, युगांडा, इन सब क्षेत्रों में टी को ग्रो किया जाता है। और रीजन क्या है कि टी प्लांट नीड फर्टाइल सॉइल विथ हाई ह्यूमस। दोस्तों, टी प्लांट के लिए फर्टाइल सॉइल तो चाहिए होता है और साथ में उसमें ह्यूमस भी क्वांटिटी यानी ऑर्गेनिक मात्रा भी, ऑर्गेनिक क्वांटिटी की ऑर्गेनिक जो वस्तु होती है उसकी भी मात्रा चाहिए होती है। तो फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा और आर जो है वो सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। फर्स्ट टाइम टी जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट टाइम टी जो है वो अफ्रीका के डरबन में प्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद पोर्टजॉल क्या होता है ये हमने आगे भी देखा था। तो पोर्टजॉल क्या होता है? जो कोनीफरस फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे बनने वाले सॉइल को पोर्टजॉल कहते हैं, जिसमें ह्यूमस का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है डिकम्पोजिशन उतना तेज होता नहीं है। तो पोर्टजॉल इज अ सॉइल फाउंड इन कोनीफरस फॉरेस्ट रीजन, यानी जो टैगा रीजन का सॉइल होता है जो ब्राउन कलर का होता है बहुत ज़्यादा ह्यूमस के कारण, उसे पोर्टजॉल कहते हैं। मोचा कॉफ़ी कहाँ से ग्रो की जाती है? तो दोस्तों, मोचा कॉफ़ी जो है वो यमन की है। उसके बाद व्हाट इज नॉट फाउंड इन टी। दोस्तों, इन चारों में से टी में क्या नहीं मिलता है? तो थियानिन, कैफीन, टैनिन एंड मॉर्फिन में मॉर्फिन जो होता है ये टी में नहीं मिलता है। बाकी थियानिन, कैफीन एंड टैनिन जो है ये टी में मिलता है। दोस्तों, मॉर्फिन जो है वो ज़्यादातर जो है वो कहाँ पे मिलता है? अफीम की खेती से संबंधित है।
उसके बाद WTO में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA है, वहाँ पे कई टाइप की सब्सिडी अलाउ करता है WTO। तो उसमें एक सब्सिडी होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो WTO की, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? एग्रीकल्चर रिसर्च से रिलेटेड हर एक्टिविटी इंक्लूड होती है। प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए जो एक्टिविटी होती है, उसको प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए जो ट्रेनिंग होता है वो अलाउ होता है। पेस्ट या डिजीज कंट्रोल का प्रोग्राम अलाउ होता है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन सर्विसेज भी अलाउ होता है। लेकिन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी जो है फर्टिलाइज़र और इरिगेशन को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए इंडिया में जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइज़र दी जाती है, उसका कई लोग WTO देशों में क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में क्या नहीं आता है? फर्टिलाइज़र एंड इरिगेशन। हीरोइन जो एक मादक पदार्थ है, किससे ऑब्टेन किया जाता है? हीरोइन दोस्तों वो अफीम जो होता है उससे बनाया जाता है। गोल्डन क्रिसेंट कौन क्या है? तो दोस्तों गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल पूरे वर्ल्ड में ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे इलीगल तरीके से ओपियम का प्रोडक्शन होता है और नार्कोटेरिज्म, ये सारी चीज़ें इससे रिलेट होती है। अवैध व्यापार के द्वारा धन और मुद्रा हथियार एकत्रित किए जाते हैं। तो गोल्डन क्रेसेंट जो हैं वो कहाँ कहाँ है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों को मिला के कहा जाता है जहाँ पे ओपियम की खेती होती है। और गोल्डन ट्रायंगल जो है ये साउथ ईस्ट एशिया के थाईलैंड, म्यांमार और लाओस कंट्री में फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद किस जगह पे मैज यानी मक्का को स्टेपल फूड यानी मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो मिडिल अफ्रीका है, मिडिल अफ्रीका में मैज जो है एक स्टेपल फूड है। इसके बाद है सैक्रामेंटो। दोस्तों सैक्रामेंटो जो सैन जोकिन वैली है USA में, वो किसके लिए फेमस है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था कि जो सैन जोकिन वैली है ये USA के कैलिफोर्निया क्षेत्र में है। और कैलिफोर्निया में हमने पढ़ा था कि मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है। तो इसीलिए किसके लिए फेमस होगा? विट्रियस एंड साइट्रस फ्रूट प्रोडक्शन के लिए, जो कि मेडिटेरियन रीजन में ही होता है। तो सैक्रामेंटो सैन जोकिन वैली जो है इज़ फेमस फॉर विट्रियस एंड साइट्रस प्रोडक्शन इन USA। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कॉमर्शियल विटीकल्चर इज स्पेसिफिक टू मेडिटेरियन रीजन ऑफ यूरोप। दोस्तों यूरोप का जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पे कॉमर्शियल विटीकल्चर जो है वो मिलता है। मैंने आपको बताया था कि मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में साइट्रस फ्रूट की खेती होती है, ऐसे फल की खेती होती है जिनसे वाइन बनते हैं। तो कॉमर्शियल विटीकल्चर वहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। और रीजन क्या दे रहा है उसका? बिकॉज 85% ऑफ इट गो टू वाइन मेकिंग। तो यानी 85% जो अंगूर की खेती होती है वो वाइन मेकिंग में ही होती है। तो दोनों करेक्ट है। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो अच्छे अच्छे शैम्पेन के ब्रांड हैं और कई टाइप के जो लिक्विड है, शैम्पेन है, वोडका है, इन सब का ओरिजिन मेडिटेरियन कंट्री में ही होता है। ठीक है, और वहीं पे बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो साइट्रस फ्रूट की खेती होती है, यानी अंगूर और इन सब चीज़ों की खेती जिनसे ये सब चीज़ें बनती हैं। तो दोनों करेक्ट है और आर जो है का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। HYV सीड फर्स्ट टाइम किस कंट्री में डेवलप किया गया था? दोस्तों जो HYV सीड है ये फर्स्ट टाइम जो है वो कहाँ पे? मैक्सिको में डेवलप किया गया था। जो नॉर्मन ई बोरलॉग है उन्होंने ही डेवलप किया था, लेकिन वो थे तो USA के, लेकिन काम मैक्सिको में काम कर रहे थे गेहूँ के फसल पे। तो HYV सीड जो है वो मैक्सिको में डेवलप हुआ था। दोस्तों जो खैर ट्री होता है उसकी लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, कैचू बनाया जाता है, पेपरमेंट। तो वुड ऑफ खैर इज यूज टू मेक कैचू यानी कत्था प्रोडक्शन। साइट्रस फ्रूट जो है ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? ये बार बार आ रहा है साइट्रस फ्रूट। दोस्तों साइट्रस का मतलब क्या होता है? जैसे ये नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, जो रस होते हैं जिनके अंदर भरे होते हैं खट्टे वाले। तो साइट्रस फ्रूट मोस्टली जो है वो मेडिटेरियन रीजन में प्रोड्यूस किया जाता है। पीनट्स जो है कहाँ का मेन क्रॉप है? तो पीनट जो है वो गैम्बिया का मेन क्रॉप है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया तो इसलिए हमें याद होना चाहिए कि पीनट जो है वो मेन क्रॉप गैम्बिया का है। जी से गैम्बिया, जी से ग्राउंडनट।
गैम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ये 4 ऑप्शन दिया था, जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना, ग्वाटेमाला। अब यहाँ पे तो जी से चारों हैं, तो ये टिक तो नहीं लग पाएगा कि जी फॉर गैम्बिया, जी फॉर ग्राउंडनट। पर हमें इसको ऐसे ही याद रखना है कि गैम्बिया, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जनरली क्या करते हैं कि जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो लोग लिक्वर भी काफ़ी पीते हैं, और लिक्वर पीते हैं तो लिक्वर के साथ वो लोग क्या यूज करते हैं, पीनट्स यूज करते हैं, और दूसरे टाइप के नमक जिसको चखना कहा जाता है वो यूज करते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गैम्बिया, गैम्बलिंग यानी पीनट्स। लार्जेस्ट, ये 2-3 बार आ चुका है इसलिए इसको मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। दोस्तों अगर हम ग्राउंड नट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो चाइना है, इंडिया दूसरे नंबर पे आता है। आप देख रहे होगे मोस्टली 90% केसेस में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना ही होता है ज़्यादातर क्रॉप के। नेटिव प्लेस ऑफ ग्राउंड नट का जो नेटिव प्लेस है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी वो ब्राज़ील था। मोस्ट अट्रैक्टिव, वार्मेस्ट एंड लाइटेस्ट वूल ऑफ वर्ल्ड, शहतूत है। ये कहाँ से बनता है, ये चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। जो तिब्बतन एंटीलोप होता है जिसको हम लोग चीरू कहते हैं, उसके बालों से। तो पूरे दुनिया का सबसे गर्म, आप कहते हैं ना शहतूत की साल, बिल्कुल बहुत ही हल्का होता है और बहुत ज़्यादा गर्म करता है। आपने भी यूज किया हो या जानते होंगे। तो वो कहाँ से बनता है, वो जो तिब्बतन एंटीलोप होता है यानी जो चीरू होता है उसके बालों से बनता है। तो मोस्ट अट्रैक्टिव, वार्मेस्ट एंड लाइटेस्ट वुल ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे है, शहतूत जो है ये चाइना में बनाया जाता है ज़्यादातर। शहतूत सॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ चीरू, ये तो हमने देख ही लिया। एपी कल्चर दोस्तों क्या होता है, एपी मतलब हनी होता है, तो एपी कल्चर हनी है, बी कीपिंग से संबंधित होता है। विटी कल्चर में विटी का मतलब ग्रेप्स, अंगूर होता है। उसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फ्लावर के कल्टीवेशन को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, क्रॉप्स के कल्टीवेशन को एग्रीनॉमी कहते हैं, वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन को ओलेरी कल्चर कहते हैं, और फ्रूट्स के कल्टीवेशन को पोमोलॉजी कहते हैं। तो फ्रूट्स पोमोलॉजी, वेजिटेबल्स ओलेरी कल्चर, क्रॉप्स एग्रोनॉमी एंड फ्लावर्स फ्लोरीकल्चर। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इन ऑस्ट्रेलिया कैटल रेयरिंग इज डन मोर फॉर मीट देन फॉर मिल्क बिकॉज ऑस्ट्रेलियंस आर ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस। दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें पता है कि न्यूट्रिशियस टेम्परेट ग्रास डाउन्स मिलता है। तो उस डाउन में कैटल की रीलिंग जो की जाती है वो मेनली मीट के लिए किया जाता है, ना कि मिल्क के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसका कारण क्या है, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये जो ऑस्ट्रेलियन थे वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो नॉन वेजिटेरियन के कारण इनके यहाँ पे मीट को एक्सपोर्ट करने की अच्छी फैसिलिटी डेवलप होने लगी, और यही कारण है कि बहुत ज़्यादा फिर कैटल रेयरिंग भी बढ़ गई। तो ऑस्ट्रेलियन जो है ट्रेडिशनली नॉन वेजिटेरियंस ही थे, तो सारे के सारे मीट को एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाते हैं। उसके बाद है, आपने देखा होगा जब RCEP जो एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो उसमें इंडिया ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया था। उसका मेन कारण यही था कि उसमें एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं मिला था। भारत के जो छोटे छोटे जो डेयरी उत्पादक हैं, जैसे इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, लेकिन इंडिया में जो होते हैं बहुत छोटे छोटे किसान होते हैं, बहुत छोटे छोटे लेवल पे प्रोडक्शन होता है। जबकि यहाँ पे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, इवन दूध को भैंसों और गायों से धोने के लिए भी, तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, तो उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इंडिया RCEP एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो यहाँ से भी हम इसको लिंक कर सकते हैं। आपने एक चॉकलेट का नाम ब्रांड सुना होगा, नेस्ले। ये शायद न्यूजीलैंड की है, न्यूजीलैंड की ही है ये। उसके बाद है लार्जेस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक चाइना में, फिर इंडिया में है। मैड काऊ डिजीज जो है, मैड काऊ डिजीज काऊ में होने वाला एक डिजीज़ था जिसके कारण इंडिया जो यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्री को मीट एक्सपोर्ट कर रहा था, बीफ होता ना काऊ के मीट को, उसको क्या कर रहा, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था। तो मैड काऊ डिजीज हैड डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ बीफ एज अ सेफ एंड हेल्दी फूड इन यूरोप एंड
अमेरिका। उसके बाद मिल्क का लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया है, मैंने बताया यूएसए दूसरे पे है, चाइना तीसरे पे है। ठीक है। कॉर्न या जो मैज होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। टॉप टू ही याद रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना डेटा हो जाता है इकोनॉमिक जियोग्राफी में कि हम सब याद नहीं रख सकते। तो एटलीस्ट टॉप टू याद रखेंगे तो बढ़ते क्रम घटते क्रम को अरेंज कर सकते हैं, या टॉप वाला पूछता है तो कर सकते हैं। तो कॉर्न या मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूएसए है। पूरे वर्ल्ड का शुगर बाउल क्या है दोस्तों? क्यूबा, जो कि एक कैरिबियन कंट्री है। क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। और इसको याद रख सकते हो कि शुगर जो है, कहते हैं ना कि एक क्यूब शुगर दो जब हम चाय पीते हैं, तो शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड इज क्यूबा। कोकोआ बीन्स के प्रोडक्शन में आइवरी कोस्ट यानी कोट द आइवरी, जो कि वेस्ट अफ्रीका का कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। उसके बाद घाना है उसी के पास में, फिर इंडोनेशिया, फिर कैमरून है। दोस्तों कोकोआ बीन्स का उपयोग चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। तो कोकोआ बीन्स के प्रोडक्शन में आइवरी कोस्ट, फिर घाना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और कंट्री है, जैसे कॉमर्शियल लेवल पे डेयरी फार्मिंग डेनमार्क में होता, हमने पढ़ाई था कि डेनमार्क में पर काऊ जो दूध मिल्क का प्रोडक्शन है वो हाईएस्ट है। तो कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में डेनमार्क फर्स्ट पे है। उसके बाद कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में अर्जेंटीना है मेन कंट्री। कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग में दोस्तों, प्लांटेशन जो होता है ट्रॉपिकल क्षेत्रों में किया जाता है, तो मलेशिया हो गया। एंड कॉमर्शियल फ्रूट्स फॉर प्रोडक्शन में फ्रांस हो गया, मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट जहाँ पे है। उसके बाद आयोडीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चिली होता है। क्या होता है? चिली होता है। चिली मतलब मिर्च, और नमक, आयोडीन में नमक होता है, तो नमक मिर्च ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक जियोग्राफी के एग्रीकल्चर का टॉपिक ख़त्म हो गया वर्ड में। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की बात करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा मिसलेनियस चैप्टर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। कोल सबसे पहले आता है। तो कोल एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमें पता ही है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स के लेयर्स के बीच में हमारा कोल मिलता है। कोल जो है 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है। बिटुमिनस जो है उसमें 70 to 90% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 40 to 45% कार्बन होता है। एंड पीट में लेस देन 40% कार्बन होता है। तो ये जो है ABLP, यानी ये जो है वो अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में ही अगर हम देखें तो उच्च क्वालिटी से निम्न क्वालिटी का कोल होता है। कोल में जितना % कार्बन होता है वो उतना अच्छा कोल होता है। इंडिया में जो कोल मिलता है उसका जो है सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? वो बिटुमिनस टाइप का कोल मिलता है। उसके बाद कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को क्या कहते हैं दोस्तों? इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्रूड फ्यूल नहीं, नेचुरल फ्यूल नहीं, ट्रेडिशनल फ्यूल नहीं, बल्कि फॉसिल फ्यूल। क्योंकि फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सड़ने गलने से बनते हैं। कोल का अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो चाइना है, इंडिया दूसरे पे, यूएसए तीसरे पे है। और अगर हम लार्जेस्ट रिजर्व वाइज देखें तो यूएसए के पास कोल का सबसे बड़ा रिजर्व है, फिर रसिया है। तो यूएसए, रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, इंडिया फिफ्थ में। यानी कोल के प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड पे है, और कोल के रिजर्व में इंडिया फिफ्थ पे है। कोल के प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, और रिजर्व में यूएसए नंबर 1 पे है। उसके बाद कोल एरिया एंड कंट्री दिया है। तो दोस्तों जो डोनट्स बेसिन जो है, डॉन रिवर का जो बेसिन है, ये कहाँ, ये कोयला यहाँ पे मिलता है, ये कहाँ पे है? यूक्रेन में। आपको पता है कि डॉन रिवर यूक्रेन में आके सी आपाजो में मिल जाती है। तो चाहे डोनेस्टिक बेसिन आएगा या डॉन बेस आएगा, ये दोनों क्या हैं? कोल रीजन है यूक्रेन के। सार रीजन दोस्तों कहाँ पे? सार रीजन जर्मनी में है। एक्चुअली हमें पता है कि वर्ल्ड वार 1 के दौरान फ्रांस जो है इस रीजन को आफ्टर वर्ल्ड वार 1 ऑक्युपाई कर लिया था। तो सार रीजन एक कोल रीजन जो कि जर्मनी है, इसको याद रख सकते हैं। हिटलर को सारे गुनाहों का सार कहा जाता है वर्ल्ड वार के दौरान। अपलेचियन
क्षेत्र जो है यूएसए का कोल का क्षेत्र है। सेनेक्सी क्षेत्र दोस्तों, सान जैसे वर्ड जो हैं ये सब नाम से ही क्लियर लग रहा है कि चाइना का है। कुजनेट्स जो है कोलफील्ड रसिया में है। लंकाशायर कोलफील्ड यूके में है। रूर रीजन जर्मनी में, हमने पढ़ा था राइन रिवर के बेसिन में। और उसके बाद लॉरेन बेसिन दोस्तों कहाँ पे है, ये फ्रांस में है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड का 50% कोल कहाँ से आता है, तो चाइना और इंडिया दो लोगों से मिलके आ जाता है। चाइना 44% और इंडिया लगभग 9% पूरे वर्ल्ड का कोल का प्रोडक्शन करता है। तो मोर देन 50% कोल किन दो देशों से आता है, चाइना एंड इंडिया, वही जो टॉप 2 प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद रूर रीजन, सार रीजन, एकेन बेसिन, ये सब कहाँ के कोल एरिया हैं, तो ये सब जर्मनी के कोल एरिया हैं। उसके बाद रुकवा लेक रीजन जो कि तंजानिया में किस चीज़ के लिए फेमस है, रुकवा लेक रीजन इन तंजानिया फेमस फॉर कोल। उसके बाद आ गया आयरन ओर। तो आयरन ओर का प्रोडक्शन देखिए, रिजर्व देखें तो दोस्तों आयरन ओर का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और ऑस्ट्रेलिया के पास ही सबसे ज़्यादा रिजर्व है। टॉप 4 अगर हम आयरन ओर प्रोड्यूसर देखें तो ऑस्ट्रेलिया आता है, ब्राज़ील आता है, फिर चाइना आता है, इंडिया 4th पे आता है। तो आयरन ओर के प्रोडक्शन में इंडिया 4th पे है और आयरन ओर के रिजर्व में इंडिया किस नंबर पे आता है, 5th में आता है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, फिर रसिया है। तो आप टॉप 2 देख रहे हो, दोनों में सेम है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे रिजर्व हो, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। उसके बाद इंडिया का याद रखना कि इंडिया जो है 4th नंबर पे आता है प्रोडक्शन में और रिजर्व में 5th नंबर पे आता है। यूएसए का जो सुपीरियर लेक रीजन है वो किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो सुपीरियर लेक रीजन इन यूएसए इज फेमस फॉर आयरन ओर रिजर्व्स एंड स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, क्योंकि स्टील ये सब कोल और आयरन ओर जो है इसके रॉ मटेरियल होते हैं। तो यूएसए का जो सुपीरियर लेक रीजन है वो आयरन ओर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। उसके बाद आयरन ओर रीजन दिया है और कंट्री दिया, जैसे क्रिवो रॉक दोस्तों यूक्रेन में, इसको लिंक कर सकते हैं कीव से, कीव यूक्रेन की कैपिटल है, तो क्रिवो रॉक यूक्रेन में हो गया। लॉरेन बेसिन फ्रांस में, अभी हमने देखा। नॉर्मैंडी भी फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद पायरेन्स जो है हमने देखा था कि ये इटली और फ्रांस के बॉर्डर पे है, तो पायरेन्स जो हो जाएगा ये फ्रांस में है। मिडलैंड यूके में है। किरूना कोलफील्ड कहाँ पे, किरूना कोलफील्ड स्वीडन में है। उसके बाद कजाकिस्तान के 2 कोलफील्ड हैं, एक तो खोक्सेटिव और दूसरा है करगंदा। तो करगंदा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। तो करगंदा जो कोलफील्ड है कहाँ पे, कजाकिस्तान में। और कोक्सेक्तू ये भी कहाँ पे, कजाकिस्तान में है। उसके बाद पिलवारा साउथ गोल्डन रिवर एंड मैग्नीटोगोर्स्क ये कहाँ पे है, ये रसिया में है। कॉपर का प्रोडक्शन इन सब में चिली ही आगे होता है। तो प्रोडक्शन में कॉपर में चिली है, फिर पेरू है, फिर चाइना है, तो CPC। और रिजर्व में अगर देखें तो चिली है, रिजर्व भी सबसे ज़्यादा चिली के, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर पेरू है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन चारों में से अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, यूएसए में हम देखते हैं टॉप 3rd जो प्रोड्यूसर है वो चाइना ही है। तो चाइना जो है वो कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर है। चिली इज इंडोव्ड विथ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पॉर्फिरी कॉपर इन एंडीज। दोस्तों एंडीज जो माउंटेन है जो कि चिली के क्षेत्र में पड़ता है, जो पोर्शन पड़ता है, उस पोर्शन में जो है पॉर्फिरी कॉपर के का जो है सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स क्या है, चिली है, ठीक है। और यहीं पे एंडीज में, यहीं पे पॉर्फिरी कॉपर के क्षेत्र में ही एक माइन है, कॉपर की माइन है, जिसका क्या नाम है, चिकुआका माता। मे भी मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, पर यही है CHIQUICAMATA। तो चिकुआका माता कॉपर माइन कहाँ पे है, चिली में। ये बहुत बार पूछा गया है कि चिकुआका माता कॉपर माइन कहाँ पे है, चिली में। मैं इसको याद ऐसे रख सकता हूँ कि CH आता है तो चिली में भी CH आता है स्टार्टिंग में। तो चिकुआका माता कॉपर माइन कहाँ पे, चिली में है, CCC चिकुआका माता कॉपर, चिली। जापान इज ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट इन कॉपर। आपको पता होगा कि जापान के पास मिनरल की कमी होती है मोस्टली, उसके पास केवल टेक्नोलॉजी है और स्किल है, सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करता है, लेकिन कॉपर के मामले में जापान सेल्फ सफिशिएंट है। उसके बाद है नॉर्थ चिली का जो एंडीज रीजन है वो
वो किस चीज़ के डिपॉजिट से भरा हुआ है, तो अभी हमने देखा कि एंडीज रीजन ऑफ नॉर्थ चिली इज इनरिच्ड विथ लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ पोर्फिरी कॉपर। ये 2022 प्रीलिम्स में आया था यूपीपीसीएस के। उसके बाद आ गया हमारा गोल्ड। तो दोस्तों अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखिए तो गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, फिर दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे रसिया है कार। और अगर हम रिजर्व वाइज देखें तो रिजर्व सबसे ज़्यादा गोल्ड का ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर रसिया के पास है, फिर यूएसए के पास है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कूलगार्डाई एंड कालगोर्ली जो है ये दो फेमस गोल्ड माइन है, कहाँ पे हैं? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की दो फेमस गोल्ड माइन है, कूलगार्डी एंड कालगोर्ली। ये हैं कहाँ पे? ये हैं ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग भी क्या है, गोल्ड के लिए फेमस है, लेकिन साथ में वो डायमंड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और उसके बाद इंडिया को गोल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? तो ये स्विट्ज़रलैंड है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। एशियाज बिगेस्ट गोल्ड मार्केट कौन सा है? तो दोस्तों चाइना के बीजिंग में एशिया का बिगेस्ट गोल्ड मार्केट है। सिल्क में देखें अगर तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क का मैक्सिको है, फिर पेरू है, फिर चाइना है। सॉरी सिल्क है, सॉरी सिल्वर है, सिल्क वही का, सिल्क में तो चाइना है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का क्या है? मैक्सिको है, फिर पेरू, फिर चाइना। और रिजर्व अगर देखिए तो पेरू है, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रसिया। तो हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का मैक्सिको, लार्जेस्ट रिजर्व पेरू। व्हिच डज नॉट कंटेन सिल्वर? तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, लूनार सिल्वर। हमें पता है कि जर्मन सिल्वर जो है एक क्या है, उसको क्या कहते हैं? मिश्र धातु, एलॉय है। और ये बनता किससे है? जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक एंड निकल से बनता है, इसमें कहीं भी सिल्वर नहीं होता। उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो मिनरल होता है उसको बॉक्साइट कहते हैं, ए से एल्यूमिनियम, बी से बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लेमोनाइट जो हैं आयरन के मिनरल होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम का अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखें तो ऑब्वियसली चाइना नंबर 1 पे है, रसिया दूसरे पे, इंडिया तीसरे पे है। टिन, 80% वर्ल्ड का टिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो 80% ऑफ वर्ल्ड टिन इज फाउंड इन प्लेसर डिपॉजिट। दोस्तों प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? जो एलुवियल सॉइल होते हैं नदियों के द्वारा लाए गए, उनमें पाए जाते हैं प्लेसर डिपॉजिट। तो पूरे वर्ल्ड का 80% टिन जो है प्लेसर डिपॉजिट वाली मिट्टी से ही मिलता है। और टिन का अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखें तो चाइना है, फिर इंडोनेशिया है, फिर म्यांमार है। और अगर हम लार्जेस्ट रिजर्व देखें तो भी चाइना है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया है। और ये क्वेश्चन काफ़ी आता है कि मलेशिया का जो किंटा वैली है किस मिनरल के लिए फेमस है? तो किंटा वैली ऑफ मलेशिया इज फेमस फॉर टिन। उसके बाद है पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम होता है। तो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यूएसए में होता है, फिर रसिया में होता है, फिर सऊदी अरेबिया में होता है। लेकिन रिजर्व सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का वेनेजुएला है। जी अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आप कभी गेस नहीं कर पाओगे, तो इसलिए हमें याद होना चाहिए कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला है उसके पास पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार है, जिसका भी उपयोग नहीं चालू हुआ है। तो वेनेजुएला जो है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम है। फिर दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया आता है, तीसरे पे कनाडा आता है। नेचुरल गैस का अगर प्रोडक्शन देखें तो क्रूड ऑयल की तरह नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में भी यूएसए नंबर 1 पे है, रसिया दूसरे पे है। और अगर हम रिजर्व गैस देखें तो नेचुरल गैस में रसिया के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस है, अप्रॉक्सीमेटली 33% जितना भी खोजा गया। दूसरे पे ईरान है, तीसरे पे कतर है। उसके बाद है इन वेस्ट एशिया हाईएस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर कंट्री कौन है? तो वेस्ट एशिया में ऑब्वियस अभी हमने देखा भी कि लार्जेस्ट जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरेबिया है। उसके बाद है डिसेंडिंग आर्डर ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया प्रोड्यूस करता है, फिर इराक, फिर यूएई। तो ये है इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टू लोवेस्ट। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे मिडिल ईस्ट हैज़ नियरली 45.45% ऑफ वर्ल्ड पेट्रोलियम रिजर्व्स। तो ये बिल्कुल सही है। जितना भी अभी तक पेट्रोलियम का रिजर्व खोजा गया है उसका 45.45% जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में ही है। उसके बाद है
पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ अलास्का एंड टेक्सास आर ऑलमोस्ट इक्वल। यूएसए के ये जो दो स्टेट हैं वहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व जो है लगभग समान है, और यूएसए जो है वो प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर है पेट्रोलियम का। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का, लेकिन कुछ टाइप के पेट्रोलियम का वो इम्पोर्ट भी करता है। ठीक है, एज पर द नीड। उसके बाद है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में यानी जो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री हैं। साउथ ईस्ट एशिया में लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसर जो है वो इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया का जो सुमात्रा, जावा, कालीमंटन, ये सारे आइलैंड है, यहाँ पे पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन साउथ ईस्ट एशिया इंडोनेशिया है। उसके बाद वेनेजुएला का जो 80% एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आता है वो कहाँ से आता है? पेट्रोलियम पदार्थों के एक्सपोर्ट से आता है, यानी मेनली ये पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में है। ये करंट में था, मे भी अब नहीं आएगा, पर एक बार देख सकते हैं कि रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद गैसोहाल, यानी गैसोहाल मतलब क्या होता है? गैसोलीन यानी जो पेट्रोल है एंड अल्कोहल दोनों का मिक्सचर। तो गैसोहाल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यूएसए है। यूएसए ही ब्लेंडिंग कर रहा है आजकल ज़्यादातर। उसके बाद यूपीएससी का क्वेश्चन है ये कि ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या होता है? तो ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है एक मेजर क्लासिफिकेशन है क्रूड ऑयल का, जो कि एक बेंचमार्क प्राइस के लिए यूज किया जाता है। मतलब इसके आधार पर पेट्रोलियम की प्राइस डिसाइड की जाती है। और ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का क्षेत्र है, मतलब कहाँ से क्रूड ऑयल मिलता है? ये मिलता है नॉर्थ सी में, जो कि यूके के नॉर्थ में है, और इसमें जो है सल्फ़र का कंटेंट जो है वो बहुत लो होता है। तो ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल से संबंधित कुछ जानकारी है। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को पीस पाइपलाइन कहा जाता था। फर्स्ट कमर्शियल ऑयल कहाँ पे खोला गया था? दोस्तों, फर्स्ट जो कमर्शियल ऑयल वेल था वो ड्रिल किया गया था रोमानिया में 1857। तो फर्स्ट कमर्शियल ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन रोमानिया इन 1857। इसके बाद है दोस्तों बायोफ्यूल क्या होता है? जो बायोटिक कंपोनेंट से बनते हैं। तो शुगर केन, कॉर्न, सोयाबीन, जट्रोफा, रेपसीड, ये सारी चीज़ें जो हैं एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जट्रोफा का जो क्रॉप है ये बायोडीजल के प्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारा यूरेनियम, जिसको एटॉमिक मिनरल यू कहते हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखें यूरेनियम का, तो कजाकिस्तान नंबर 1 पे आएगा, कनाडा दूसरे पे आएगा, ऑस्ट्रेलिया पे तीसरे पे आएगा। लेकिन अगर हम रिजर्व वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज़्यादा यूरेनियम है, फिर किसके पास है? कजाकिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान के पास है, फिर कनाडा के पास है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से आस है, क्योंकि उसके पास यूरेनियम है, उसके पास गोल्ड है, कई सारे मिनरल रिजर्व हैं हाईएस्ट। तो यूरेनियम का रिजर्व ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर प्रोडक्शन वाइज देखें तो कजाकिस्तान में।